तो उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के सातवें और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी समेत 9 अजला की 54 असेंबली सीटों पर पोलिंग हो रही है। 613 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा वोटर हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। उनमें से 1 करोड़ 9 लाख मर्द वोटर हैं, वहीं 97 लाख 8 हजार खवातीन वोटर हैं। तीसरे सिन्फ की तादाद 1027 है। सातवें और आखिरी मरहले में आजमगढ़, माऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र में के अजला में पोलिंग हो रही है। 23,614 पोलिंग मकामात बनाए गए हैं। 2017 के इलेक्शन में 54 सीटों में से 29 सीटों पर बीजेपी, 11 पर एसपी, 6 सीटों पर बीएसपी और 3 सीटों पर सहलदेव पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। वहीं निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी। सहलदेव पार्टी ने 2017 का इलेक्शन बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार वो अखिलेश यादव के साथ हैं। तो आखिरी मरहले के तहत वोटिंग जारी है। लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर तबके के हिसाब से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तबका हम बात करें आखिरी मरहले में कोई फैक्टर बन रहा हो। यहाँ पर ओबीसी भी है, यहाँ पर स्वर्ण भी है, यहाँ पर माइनॉरिटी तबका भी है, यहाँ पर दलित फैक्टर भी है, यहाँ पर कुर्मी भी है, यहाँ पर निषाद है, यहाँ पर राजभर भी है। तो यहाँ हम आखिरी मरहले में आते आते हर एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तमाम तबके ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन कौन सी पार्टी अब किस तबके को रिझाने में कामयाब हुई है, ये तो 10 मार्च को साफ होगा। लेकिन आपको बता दें कि सपा का होल्ड बेहतर यहाँ पर नज़र आ रहा है। वहीं बीजेपी की पूरी कोशिशें, वाराणसी वज़ीर-ए-आज़म का गढ़ है, तो काफ़ी कोशिशें रही हैं वज़ीर आज़म की जानिब से भी। जिस तरह से उन्होंने अवामी रैली की, 2 दिन उन्होंने वाराणसी में गुजारे, तो पूरी जी जान जो है तमाम तर पार्टियों ने ही आखिरी मरहले में भी लगा दी। वहीं हम रुख करते हैं अब आजमगढ़ का, जहां से हमारे नुमाइंदे अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आजमगढ़ का क्या माहौल बताएं? है और यहाँ पर 10 विधानसभा सीट है। 2012 के चुनाव की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी 10 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं मुबारकपुर की सीट समाजवादी पार्टी अपने हाथ से गंवा दी थी, जहाँ पर पिछले 25 सालों से बसपा का कब्जा है। 2017 की बात करें, 2017 में 10 में से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, जबकि 4 पर बहुजन समाज पार्टी का रहा और 1 पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2022 के चुनाव में समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने कुंबे को मजबूत कर चुकी है और यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से बसपा के नेताओं को उन्होंने तोड़ के अपने पाले में किया था, जिसके बाद बैकफा पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गई है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी बसपा और भाजपा से सीधी फाइट करते हुए दिखाई दे रही है। बात करें सदर विधानसभा की, तो यहाँ से सदर विधानसभा सीट से दुर्गा प्रसाद यादव पिछले 40 सालों से लगातार विधायक है, जिनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा सीधी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं गोपालपुर जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से अखिलेश के करीबी पूर्व मंत्री नफीस अहमद मैदान में है। हालांकि यहाँ पर बसपा के जो कैंडिडेट है रमेश यादव, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई खासा नहीं है, इसकी वजह से नफीस अहमद को काफी मदद मिल रही है और माना जा रहा है कि नफीस यादव का चुनाव काफी सही है। वहीं दूसरी बार बात करते हैं फूलपुर सीट की, जहाँ से बाहुबली रमाकांत यादव मैदान में उतरे हैं, जो 4 बार लगातार सांसद भी रहे हैं और 4 बार विधायक भी रहे हैं और इसी सीट से उनको एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जहां पर उनके बेटे वर्तमान में बीजेपी के विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। अब यहाँ भी सीधा टक्कर रमाकांत यादव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भाजपा ने रामसूरत राजभर को मैदान में उतारा, वहीं बसपा शकील अहमद को मैदान में उतारी। तो कुल मिला के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है, वह समाजवादी पार्टी पूरी 10 की 10 सीटों पर फाइट करती हुई दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि अधिक से अधिक सीटें यहाँ पर निकल सकती है समाजवादी पार्टी की। मेजर क्या कुछ मुद्दे हैं अभिषेक आजमगढ़ में लोगों के? जी, निश्चित तौर पे आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उसके बाद अखिलेश यादव इस समय सांसद हैं। आजमगढ़ में विकास की बात करें तो काफी क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो विकास से अछूता रहा है और विकास की बात कर रहे हैं। इस बार कई विधानसभा सीटों पर जो हमारी ओपिनियन थी, हम लोगों ने जनता के बीच जब गए उनसे बातचीत किया, तो वो कुछ बदलाव के मूड में भी थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो प्रमुख मुद्दे होती हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों में कहीं न कहीं कुछ विधानसभा
विधानसभा पीछे रह गया है, जिसे मुद्दा बनाकर इस बार यहाँ की जनता वोट कर रही है। जी। अभिषेक, वहीं मुद्दे तो लोगों के बुनियादी है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि अवामी रैलियां किस तरह से हुई, वहीं आजमगढ़ को जो लेबल दिए गए हैं कि टेरर फैक्ट्री का, और उस के हवाले से सपा पर भी इल्ज़ाम लगाया गया है बीजेपी की जानिब से, तो खामोश रहती है। टेरर एक्टिविटीज़ आजमगढ़ की जो होती है उस पर अखिलेश यादव चुप रहते हैं। तो इस तरह के लेबल्स दिए जाते हैं आजमगढ़ को, क्या उसका असर चुनाव पे पड़ रहा है, पोलिंग पे पड़ता है? निश्चित तौर पे आजमगढ़ जो जिला रहा है वो साहित्यकारों और ऋषि मुनियों की धरती रही है, अल्लामा सिंधी की धरती रही है, लेकिन बीते कुछ 2 दशक से आजमगढ़ का नाम कहीं न कहीं आतंकवाद से और अपराध से जुड़ा रहा, जिसको लेकर के लगातार भाजपा के लोग अपने मंच से एक कैंपेन चलाए हुए थे, उसे चुनावी मुद्दा बनाए थे। अभी हाल ही में बटला अहमदाबाद कांड को लेकर के फांसी हुई, जिसमें 4 लोग को फांसी हुई, वो आजमगढ़ के रहने वाले थे, और एक के पिता का फोटो अखिलेश यादव के साथ वायरल हुआ था, जिसको लेकर के ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कैंपेन चलाया था। हर सभा में यहाँ की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पे लोगों को बुनियादी समस्याओं और अपने जो रोजगार को लेकर के मुद्दा बना करके इस बार वोट करने का लोग मूड बना चुके हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि अपराध पे जिस तरीके से यहाँ पे काम किया गया है और बुलडोजर योगी का चला है, उसको भी मुद्दा बनाया गया है, और लगातार यहाँ पर जितने भी योगी आदित्यनाथ सभा किए हो, या फिर डिप्टी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य सभा किए हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह सभा किए हो, इन मुद्दों को अपने मंच के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। बिल्कुल। बेहद शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आखिरी मरहले के तहत जो है वोटिंग जारी है। 9 अजला की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई मुद्दे हैं लोगों के, लेकिन सबसे ऊपर का मुद्दा अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई है। वहीं अगर हम बात करें आखिरी मरहले में आते आते हम बात करते हैं कि MY का फैक्टर, यानी कि मुस्लिम यादव की फैक्टर की सारे ही फेजेस में पहले से 7 के फेज तक MY फैक्टर की बात होती रहती है, मुस्लिम यादव फैक्टर की बात की जाती है। लेकिन अब जो एक और फैक्टर MY एक और फैक्टर बन गया है, महिला और युवा, यानी कि खवातीन और नौजवानों का फैक्टर। इस बार हमने देखा कि महिलाओं का, खवातीन का वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है। 2 फेजेस ऐसे जिसमें वोटिंग परसेंटेज खवातीन का मर्दों से बेहतर भी रहा है। एक फेज में 5वें फेज में 4% ज़्यादा रहा है, और छठे फेज में 11% मर्दों के वोटिंग परसेंटेज से ज़्यादा रहा है। इस वजह से ये भी माना जा रहा है कि खवातीन का वोट जो है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा 10 मार्च को, यानी कि खवातीन जिन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगी वो काफ़ी अहम रहेगा। वहीं हम रुक करते हैं सोनभद्र का, जहां से हमारे नुमाइंदे रंगेश हमारे साथ जुड़ चुके